हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। मैं आदित्य आप सभी का आदित्य साइंस कंसेप्ट पर स्वागत करते हैं। तो आज हम लोग केमिस्ट्री का थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे, जिस चैप्टर का नाम है धातु एवं अधातु। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को हमारा पढ़ाया हुआ फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर अच्छे ढंग से समझ में आए होंगे और हर बातें को हम लोगों ने क्लियर किया होगा। उम्मीद ये भी करते हैं कि आप उससे संबंधित जितने सारे प्रश्न बन रहे होंगे वो आप बना पा रहे होंगे स्वयं। ठीक है, तो चलिए हम लोग बिना देर किए हुए पढ़ना स्टार्ट करते हैं धातु एवं अधातु के बारे में। ठीक है, चलो देखिए, अगर हम धातु और अधातु की बात करें तो ये एक प्रकार का तत्व है। एक प्रकार का क्या है? तत्व है। एक प्रकार का तत्व है। अगर दुनिया की अगर हम बात करें तो दुनिया जितने हैं, ठीक है, सारे यानी इस ब्रह्मांड में जितने सारे आप चीज को देख पा रहे हैं, चाहे वो लिविंग्स हो या नॉन लिविंग्स हो, ठीक है, वो किसी ना किसी तत्व से मिलकर बना है। किसी ना किसी तत्व से मिलकर ही बना है। ठीक है, अब ये तत्व जो है, इसी तत्व को हम लोग बांट देते हैं कितने भागों में, तो आप कहेंगे कि इसी को हम लोगों ने बांटा है। अगर हम कहें कि ये तत्व जो है, इस तत्व को हम लोगों ने बांटा है दो भागों में। एक को हमने कहा धातु और एक को कहा हमने अधातु। ठीक है, एक को कहा धातु और एक को कहा हमने अधातु। ठीक है, धातु का मतलब क्या है? मेटल होता है। ठीक है, और अधातु का मतलब क्या होते हैं? तो नन मेटल्स होते हैं। नन मेटल होता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आए? अब यहाँ पर एक सबसे बड़ा प्रश्न खड़ा होता है कि सर, धातु किसे कहते हैं, अधातु किसे कहते हैं, और साथ ही साथ हमें ये बताइए कि तत्व किसे कहते हैं। ठीक है, देखिए, दुनिया का हर चीज बना हुआ है किसी ना किसी एटम से। ठीक है, जब ये समान एटम से मिलकर बना है, समान एटम, एटम का मतलब होता है परमाणु। एटम का अर्थ क्या होता है? परमाणु। यानी कि जब कोई पदार्थ बना है और वो समान परमाणु से मिलकर बना है, तो हम उसे कहते हैं कि वो हमारा क्या है? तत्व है। वो क्या है? तत्व है। ठीक है, जैसे अगर एग्जाम्पल की बात करें तो गोल्ड है। ठीक है, गोल्ड यानी सोना। अगर हम सोना की बात करें तो सोना को आप कितना भी तोड़ लो, कितना भी तोड़ते जाओ, तोड़ते जाओ, तोड़ते जाओ, छोटा से छोटा कण भी उसका अगर देखोगे तो वो क्या मिलेगा? तो गोल्ड ही मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि उसको ब्रेक करने पर हमारा गोल्ड से सिल्वर हो जाए, ऐसा कभी नहीं होगा। यानी कि गोल्ड जो बना है एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना है। चाहे सोना का कोई भी आभूषण, हालांकि आभूषण की अगर हम बात करें तो आभूषण में उसको कठोर बनाने के लिए हम लोग दूसरे एलिमेंट्स का भी यूज कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन प्योर जो सोना होता है वो किसका बना होता है? तो आप कहोगे कि गोल्ड का ही होता है। उसके छोटे से छोटे परमाणु भी क्या निकलेगा? वो गोल्ड ही निकलेगा। ठीक है, तो एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना हुआ जो पदार्थ है वो हमारा क्या कहलाया? वो हमारा तत्व कहलाया। ठीक है, बात क्लियर है? अब ये तत्व जो है वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो तत्वों की संख्या टोटल 118 है। टोटल कितनी तत्व है? 118 तत्व है। ठीक है, इन्हीं 118 तत्वों में से हम बात करते हैं क्या? तो धातु और अधातु को। ठीक है, यानी तत्व जो 118 है इसमें कुछ हमारा धातु मिलेगा और कुछ हमारा क्या मिलेगा? अधातु मिलेगा। ठीक है, तो धातु की अगर कभी भी आपसे संख्या पूछे, ठीक है, तो संख्या आपका कितना होगा? 96। और अगर आपसे अधातु की संख्या पूछे, ठीक है, तो अधातु की संख्या आप याद रखेंगे कि 22 होते हैं। कितने होते हैं? 22 होते हैं। ठीक है, अब इसी में आप एक चीज और आगे जाकर पढ़ेंगे कि उपधातु भी होता है। ठीक है, लेकिन आपका हेडिंग क्या पड़ा हुआ है? धातु एवं अधातु। ठीक है, तो उपधातु की हम लोग आगे अलग से चर्चा कर लेंगे, इसके लिए आपको कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाए। चलिए, तो अगर सबसे पहला प्रश्न है कि तत्वों की संख्या कितनी है, तो आप कहेंगे कि 118 है। ठीक है, यानी जितने सारे ये ब्रह्मांड जो है, इस ब्रह्मांड में बहुत सारे तत्व मौजूद हैं, लेकिन अभी तक खोज हुआ है कितने तत्वों की? 118 तत्वों की। इसमें कुछ खोज हुआ है और कुछ बनाए भी गए हैं। ठीक है,
चल, अब इसी तत्वों में से हमने 96 क्या कह दिया कि धातु है और 22 हमारा क्या है, अधातु है। ठीक है, अब ये धातु जो होता है हम कहते किसको है, ठीक है। तो देखिए, धातु का अगर सबसे सिंपल सी एक परिभाषा की अगर हम बात करें, तो एक ऐसा तत्व या एक ऐसा पदार्थ, ठीक है, जिससे हीट या इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह होता है। हमने क्या कहा कि एक ऐसा पदार्थ, एक ऐसा तत्व जिससे हीट या इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह होता है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, उसे हम धातु कहते हैं। यानी हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि एक ऐसा पदार्थ, ऐसा पदार्थ जिससे जिससे उष्मा तथा विद्युत, उष्मा तथा विद्युत का प्रवाह होता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम धातु कहते हैं। और अधातु की अगर हम बात करें, तो अधातु का मतलब क्या हुआ कि एक ऐसा पदार्थ, ठीक है, एक ऐसा पदार्थ जिससे जिससे उष्मा तथा विद्युत का प्रवाह नहीं होता है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम अधातु कहते हैं। एक सिंपल सी सरल सी अगर परिभाषा आपका क्या है कि जिससे उष्मा और विद्युत का प्रवाह हो जा रहा है, ठीक है, तो वो हमारा धातु कहलाया। और जिससे उष्मा और विद्युत का प्रवाह नहीं हो रहा है, तो उसको हमने अधातु की श्रेणी में रख दिया, ठीक है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि ऐसा कौन सा एग्जाम्पल है। तो एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, तो इसके कुछ फेमस एग्जाम्पल आप याद रख सकते हैं। जैसे आप लोहा को जानते हैं, किसको जानते हैं, लोहा को। आप सोना भी रख सकते हो, चांदी हो गया, आप एल्यूमिनियम रख सकते हैं, एल्यूमिनियम हो गया, ठीक है। आप कॉपर याद रख सकते हैं, कॉपर यानी तांबा आप याद रख सकते हैं। तो ये सारे के सारे और भी आप एग्जाम्पल याद रख सकते हैं, ठीक है। अधातु की अगर बात करें, तो अधातु में आप क्या कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अधातु में आपको याद रखना है, तो आप कार्बन याद रख लो, इसके कार्बन याद रख लो। आप और क्या रख सकते हो, तो आप फास्फोरस याद रख लो, फास्फोरस भी हमारा क्या है, तो अधातु है। और भी याद रखने हैं, तो फास्फोरस के अलावे आप नियोन याद रख लो, आप नाइट्रोजन याद रख लो। ये सारा का सारा हमारा किसका एग्जाम्पल है, तो आप कहोगे कि ये हमारा अधातु का उदाहरण है, ठीक है। अब यहाँ से बात आता है कि लोहा, सोना, चांदी, एल्युमिनियम, कॉपर को हमने क्यों कहा, हमने इसे धातु की श्रेणी में क्यों कहा। इसलिए हमने रखा क्योंकि ये उष्मा और विद्युत दोनों का क्या कर रहा है, संचालन कर रहा है। आप क्या करोगे, आप घर पर प्रैक्टिकल करके देखना, ठीक है। आप किसी लोहे को, लोहे का जो कील है या लोहे का एक सरिया ले लेना, ठीक है, उसको एक तरफ गर्म करोगे तो दूसरे तरफ भी उसका कॉर्नर क्या हो जाएगा। यानी जब हम एक सिरे को गर्म करते हैं, ठीक है, जैसे हमने क्या किया, यहाँ से हमने आग लगा दिया, ठीक है, यहाँ से हमने आग लगाया, ठीक है। अब इस कोने को हमने गरम किया, तो ये यहाँ से हीट जो है धीरे धीरे कहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ पर, और हाथ हमारे क्या होने लगेंगे, जलने लगेंगे, ठीक है। इसी वजह से आपने देखा होगा कि घर के जो बर्तन होते हैं, जैसे कुकर है, ठीक है, कुकर किसका बना हुआ है, या तो स्टील का बना होता है या तो एल्युमिनियम का बना होता है, ठीक है। तो उसमें आपने एक देखा होगा कि बैकेलाइट का क्या लगा होता है, तो उसमें एक लगा होता है पकड़ने के लिए, बैकेलाइट का वो बना हुआ होता है, ठीक है, वो अधातु की तरह काम करता है। वो क्यों लगाया जाता है, क्योंकि ताकि आपका हाथ जलने से बच सके, ठीक है। आपने, आपके घर बिजली आया हुआ है, तो आप उस बिजली की तार के लिए आप क्या करते हो, ऐसा तो नहीं है
कि आप रस्सी ले जाते हो, आप क्या करते हो, आप मेटल वाली तार का इस्तेमाल करते हो, जैसे कॉपर का बना होता है, एल्युमिनियम का बना होता है, नॉर्मली आप इस प्रकार के तार का इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से सिंपल सी परिभाषा आपको समझ में आ गया कि हम धातु किसे कहते हैं और अधातु किसे कहते हैं, ठीक है। चल, अब यहाँ से और भी कुछ बातें हम लोग आगे लेकर चलते हैं। अब इसको आप कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। चल, आगे बढ़िए। चल, आप कॉपी कर लिए होंगे, उम्मीद करते हैं। चलिए देखिए, देखिए अगर आपसे कभी प्रश्न पूछे जाए, ठीक है, कि अधातु जो है, ठीक है, अधातु, धातु, ये तीनों की हम बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? तीनों का, ठीक है। ये तीनों जो है चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपसे कभी भी पूछा जाए कि धातु क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है, तो धातु को हम लोग सॉलिड अवस्था में भी पा सकते हैं, लिक्विड अवस्था में भी पा सकते हैं, और साथ ही साथ हम लोग गैसियस अवस्था में भी पा सकते हैं, ठीक है। हमने क्या कहा? सॉलिड में भी, लिक्विड में भी और गैस में भी। हमें देखना है कि कौन कौन सी अवस्था में हमें धातु देखने को मिलेंगे। इसी तरीका से हम अधातु को भी देख लेते हैं कि कौन कौन सी अवस्था में हमें मिल सकते हैं। सॉलिड अवस्था में मिलेंगे, या लिक्विड अवस्था में मिलेंगे, या हमें गैसियस अवस्था में मिलेंगे, ठीक है। सॉलिड का मतलब क्या हुआ? ठोस अवस्था। लिक्विड का मतलब क्या हुआ? तरल अवस्था। और गैसियस का मतलब गैस वाली अवस्था में हमें मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। अधातु में भी आप कह सकते हो ठोस में, द्रव में और गैस में, ठीक है। इन यानी धातु को भी हमें देखना है कि कौन कौन सी अवस्था में मिलेंगे, और हमें अधातु को भी देखना होगा कि वो कौन कौन सी अवस्था में मिलेंगे। और यहाँ से आपके प्रश्न बनने ही बनने, इस वजह से आप ध्यान से देखोगे, ठीक है। चल, अगर धातु की बात करें तो धातु जो है हमें ठोस अवस्था में प्राप्त होते हैं, ठीक है। अब ठोस अवस्था में कैसे प्राप्त होते हैं? तो आप ध्यान रखना कि जैसे आप लोहा हो गया, लोहा क्या है आपका? ठोस अवस्था में है। लोहा जो है आपका क्या है? ठोस है। चांदी क्या है? आप कहोगे कि ठोस है। आप सोना कहोगे, सोना क्या है? ठोस अवस्था में है। तो इसी तरीका से बहुत सारे ऐसे मेटल जो होते हैं वो ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। तो इतनी बात ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। एक ऐसा मेटल है जो लिक्विड अवस्था में पाया जाता है, ठीक है। एक मेटल ऐसा है जो किस अवस्था में पाया जाता है? लिक्विड अवस्था में पाया जाता है, ठीक है। क्या आप उसके नाम बताओगे? बोलो, क्या आप उसके नाम बताओगे कि वह कौन सा है मेटल जो लिक्विड अवस्था में पाया जाता है? बोलो, देखिए। पारा, आपने नाम सुना होगा कि पारा, ठीक है, जिसको हम मरकरी के नाम से जानते हैं। किसको नाम से जानते हैं? मरकरी। इसी को हम पारा या मरकरी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इसी को हम लोग एच जी भी लिखते हैं, ठीक है। इसका सिंबल क्या है? एच जी है, ठीक है। एक पारा एक ऐसी मेटल है जिसको हम लोग तरल अवस्था में पाते हैं। अब तरल अवस्था का कहने का मतलब क्या है कि कमरे के ताप पर उसको हम तरल अवस्था में पाते हैं, ठीक है। कमरे के ताप पर हम उसको किस अवस्था में पाते हैं? तो आप कहोगे कि हम उसे लिक्विड अवस्था में पाते हैं, ठीक है। अगली पॉइंट है कि क्या वो हमें गैसियस अवस्था में मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। तो हमें कोई भी ऐसा मेटल नहीं है जिसको हम गैसियस अवस्था में पाते हैं, ठीक है। ऐसा कोई भी मेटल नहीं है जो गैसियस अवस्था में पाया जाता है। बोलो, यहाँ पर कोई समस्या है तो आप कह सकते हैं, बोलिए। कोई समस्या नहीं है? चल, तो आपने यहाँ से देखा कि मेटल जो होते हैं हमें सॉलिड और लिक्विड दोनों अवस्था में पाए जाते हैं। अधिकांश
जो होते हैं वो सॉलिड होता है, और एक जो होता है मरकरी जिसको हम कहते हैं वो किस अवस्था में होता है, तो तरल अवस्था में। आगे की अगर हम बात करें तो नॉन मेटल में, नॉन मेटल जो होता है हमें सॉलिड अवस्था में मिल जाते हैं। कौन सी अवस्था में मिल जाते हैं, सॉलिड अवस्था में मिल जाते हैं। अब हो सकता है कि आपके यहाँ से एग्जाम्पल पूछ लूँ, ठीक है, तो आप एग्जाम्पल याद रखोगे कि जैसे कार्बन होता है, कार्बन जो है हमारा कौन सी अवस्था में मिलते हैं, तो आप कहेंगे कि वो हमारा ठोस अवस्था में मिलता है। इसी तरीका से अगर हम बात करें सल्फर, इसी तरीका से हम बात करें सल्फर, सल्फर भी हमारा किस अवस्था में, तो ठोस अवस्था में। फास्फोरस, फास्फोरस, फास्फोरस भी जो है हमारा कौन से अवस्था में मिलते हैं, तो आप कहेंगे कि हमें ठोस अवस्था में मिलता है। और होता है सेलेनियम होता है, आयोडीन होता है, ठीक है, तो आप ईटीसी करके लिख सकते हैं। ये हमारा किस अवस्था में, ठोस अवस्था में। लिक्विड अवस्था में एक ऐसा अधातु है जो हमें किस अवस्था में मिलते हैं, तो आप कहेंगे कि द्रव अवस्था में मिलता है, जिसका नाम है ब्रोमीन। क्या नाम है, ब्रोमीन। ब्रोमीन हमारा क्या है, अधातु है, लेकिन फिर भी वो हमें किस अवस्था में मिलता है, तो आप कहेंगे कि तरल अवस्था में मिलता है, यानी लिक्विड अवस्था में मिलते हैं। और जितने सारे आप जैसे कुछ जो हमें होते हैं अधातु, वो हमें गैसियस फॉर्म में मिलते हैं। जैसे आप कहोगे कि ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ठीक है, हम लिख दे रहे हैं कि सभी गैसें, ठीक है, आप ईटीसी कर सकते हो। नाइट्रोजन हो गया, आप और भी लिख सकते हो, नियोन लिख सकते हो। ये सारा किसका एग्जाम्पल है, तो आप कहेंगे कि हमारा गैसियस अवस्था में नॉन मेटल मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ से हमारा पॉइंट क्लियर क्या हुआ कि धातु हमें सॉलिड अवस्था में भी मिल सकता है, लिक्विड अवस्था में भी मिल सकता है। उसी प्रकार से हमारा अधातु तीनों अवस्थाएं में पाई जाती है, यानी कि सॉलिड भी मिलता है, हमारा लिक्विड भी मिलता है, और साथ ही साथ गैसियस फॉर्म में भी मिल जाते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, सल्फ नाइट्रोजन हो गया, नियोन हो गया, क्रिप्टॉन हो गया, ये सारा का सारा जो गैस है, हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ठीक है, हाइड्रोजन, हीलियम हो गया, ये सारा का सारा हमारा क्या है, तो आप कहेंगे कि ये सभी हमारा अधातु के श्रेणी में आते हैं, ठीक है। अब हो सकता है कि आपसे यहाँ और भी प्रश्न पूछ ले, क्या पूछ ले, कि हमें कितने अधातु जो है वो सॉलिड अवस्था में पाया जाता है, ठीक है, कितने हमारे ऐसे हैं अधातु जो हमें ठोस मिलते हैं, और कितने ऐसे अधातु हैं जो हमें लिक्विड में मिलते हैं, और ऐसे कितने अधातु हैं जो हमें गैसियस फॉर्म में, ठीक है। तो आप ध्यान रखोगे कि टोटल कुल जो है 11 तत्व, ठीक है, कुल 11 जो तत्व होता है वो हमें कौन सी अवस्था में मिलता है, तो गैसियस अवस्था में मिलता है, ठीक है, जो अधातु है, ठीक है। एक जो होता है वो हमारा किस अवस्था में मिला, तो आप कहोगे कि ब्रोमीन हो गया हमारा सिंगल, ठीक है। इसी प्रकार से कहोगे कि 11 + 1 कितना हो गया, आप कहोगे कि 12, तो बचा हुआ 10 क्या होगा, सॉलिड हो जाएगा। यानी कि 10 ऐसे एलिमेंट्स होंगे जो हमारा क्या है, नॉन मेटल है और सॉलिड फॉर्म में है, ठीक है। बात क्लियर है, बोलिए। तो यहाँ से हमने बहुत अच्छे ढंग से पढ़ा, क्या पढ़ा, पहली पॉइंट हमने पढ़ा कि धातु किसे कहते हैं, अधातु किसे कहते हैं। धातु जो उष्मा और विद्युत का प्रवाह करता है उससे हम क्या कहते हैं, धातु कहते हैं, और जिससे उष्मा और विद्युत का प्रवाह नहीं होता उसे अधातु कहते हैं। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि धातु जो है, धातु को हम लोगों ने बांटा सॉलिड में भी, लिक्विड में भी, यानी बहुत सारे धातु होते हैं जो सॉलिड अवस्था में, और एकमात्र ऐसा धातु होता है जो हमें लिक्विड अवस्था में, जिसका नाम क्या है, पारा है। आपको याद केवल इस वाले को रखना है, बाकी आप सारा का सारा ध्यान में रखोगे, ठीक है। अधातु की अगर बात करें तो अधातु में क्या हो गया, सॉलिड हमारा टोटल 10 होता है, लिक्विड हमारा 1 होता है, और 10 11 जो होते हैं हमारे गैसियस फॉर्म में होते हैं। तो इतनी बात आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है। चलो अब आप कॉपी कर सकते हैं।
चल, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। तो अब आपको बेहतर ढंग से पता चल गए होंगे कि हमारे दैनिक जीवन में इस धातु और अधातु का क्या महत्व है, ठीक है? और कैसे-कैसे हम इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि कोई पुल बना हुआ है, वो पुल किसका बना होता है? तो आप कहेंगे कि लोहा का बना होता है, स्टील का बना होता है, ठीक है? तो ये सारे चीज़। अब इसी धातु और अधातु को मिला-मिला कर हम लोग कंपाउंड तैयार कर लेते हैं, यानी यौगिक बना लेते हैं, मिक्सचर बना लेते हैं, यानी मिश्रण बना लेते हैं, कोई भी मैटर नहीं करता, ठीक है? चल, अब धातु और अधातु की अगर हम बात करें, ठीक है? तो धातु और अधातु को हम लोग 2 प्रकार से इसके गुण के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है? इसके गुण की अगर हम बात करें तो गुण को हम लोग भौतिक रूप से पढ़ लेते हैं, यानी कि धातु को हम लोग भौतिक गुण पर भी अलग किया है और साथ ही साथ हम लोग रासायनिक गुण के भी आधार पर किया है। रासायनिक गुण के आधार पर भी हम इसको अलग कर लेते हैं, ठीक है? पहला तो हम लोगों ने अलग किया कैसे? कि एक क्या कर रहा है, ऊष्मा और विद्युत का प्रवाह कर रहा है और ऊष्मा विद्युत का प्रवाह नहीं कर रहा है तो हम लोग अधातु बोल देंगे, जो कर रहा है उसको धातु बोल दिए। अब यहाँ भौतिक और रासायनिक गुण पे भी धातु और अधातु को अलग करते हैं, ठीक है? चलिए देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें तो धातु का भौतिक गुण और धातु का रासायनिक गुण अलग-अलग होता है। अधातु का भी भौतिक गुण और रासायनिक गुण दोनों अलग-अलग तरह के होते हैं, ठीक है? तो हम लोग सबसे पहले हेडिंग अब डालेंगे धातुओं के भौतिक गुण। धातुओं के क्या पढ़ेंगे? भौतिक गुण के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? चलिए देखिए, तो अब आपका हेडिंग हो गया क्या? धातुओं के भौतिक गुण के आधार पर, ठीक है? चलिए, धातु का भौतिक गुण, ठीक है? धातु का भौतिक गुण हम लोगों को पढ़ना है, ठीक है? चल, हालांकि धातुओं लिख लीजिए, धातु से बेहतर है धातुओं का, ठीक है? धातु का भौतिक गुण। सबसे पहला भौतिक गुण आता क्या है? देखिए, अगर सबसे पहली पॉइंट की अगर हम बात करें तो अभी हमने कहा कि जितने सारे पदार्थ हैं वो एलिमेंट से मिलकर बना है, ठीक है? जितने सारे पदार्थ हैं वो किससे मिलकर बना है? एटम से मिलकर बना है, ठीक है? एटम जो होता है किसी भी तत्व का सबसे छोटा कण होता है, किसी भी तत्व का सबसे छोटा कण होता है या छोटी इकाई होता है, जो हम क्या कहते हैं? एटम उसको कह देते हैं, ठीक है? देखिए, अब इस एटम का जैसे हम कहें कि ये हमारा कोई एटम है, ठीक है? इस एटम के बाह्यतम कोश में कुछ इलेक्ट्रॉन क्या होते रहते हैं? चक्कर लगाते रहते हैं, यानी नाभिक का चक्कर लगाते रहता है। नाभिक के चक्कर लगाते रहते हैं तो आपने पढ़ा होगा कि यहाँ पर हम 2 इलेक्ट्रॉन भर लेते हैं या 8 भर लेते हैं, यहाँ भी 8 भर लेते हैं, यहाँ 18 भर लेते हैं। इसी तरीका से हमारा चलता हुआ चला जाता है, ठीक है? तो इसके भौतिक गुण जो होता है, सबसे पहले अगर भौतिक गुण की बात करें तो धातुओं के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमने क्या कहा कि धातुओं के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब निकालते हैं, ठीक है? तो उसके बाह्यतम कोश में निकालने पर उसके बाह्यतम कोश में 1, 2 या 3, 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है, ठीक है? हमने क्या कहा कि हम धातु किसको कहेंगे? अगर भौतिक आधार पर अगर देखा जाए तो जब हम भौतिक आधार पर देखते हैं तो हम कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, ठीक है? क्या करते हैं? कॉन्फ़िगरेशन।
कॉन्फ़िगरेशन करने पर हम देखते हैं कि उसके बाह्यतम कोश में, यानी उसके सबसे बाहरी जो सेल है उसमें केवल या तो 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे, या तो 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे, या तो 3 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? तो इस प्रकार से हम क्या कर दिए, धातु को अलग कर दिए कि जिसके बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन मौजूद होगा तो हम उसे धातु की श्रेणी में कह देंगे। ठीक है, पहला पॉइंट क्लियर हुआ। और अगर हम बात करें, ठीक है, तो इसी में अगर बात करें तो धातु जो होता है, धातु इलेक्ट्रॉन को त्याग कर, क्या करके, त्याग कर क्या बनाता है, तो आप कहेंगे कि धनायन चार्ज, धनायन चार्ज का निर्माण करता है। धनायन चार्ज का क्या करता है, निर्माण करता है। अब इसका मतलब क्या है, देखिए, जैसे आप किसी से उधार लेने जा रहे हो, ठीक है, तो उधार लेने पर क्या होता है, आप ऋणी कहलाते हो। क्या कहलाते हो, ऋणी। जैसे एक बंदा ए है और एक बंदा बी है, ठीक है, ए ने बी को उधार दिया है, ए ने बी को क्या दिया, पैसा उधार दिया, तो बी क्या कहलाएगा, तो बी लेने वाला है तो ऋणी कहलाएगा, और ए क्या है, देने वाला है, तो इस वजह से हम इसे क्या कहते हैं, धनायन कह देते हैं। ठीक है, तो धातु का एक ऐसा गुण जो क्या करे, अपने इलेक्ट्रॉन को त्याग कर दे। क्या कर दे, अपने इलेक्ट्रॉन को त्याग कर दे। कहाँ का इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा, तो बाह्यतम कोश का। ठीक है, कहाँ का इलेक्ट्रॉन, तो बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन को क्या कर देता है, त्याग कर देता है, और त्याग करके वो क्या बना लेता है, धनायन बना लेता है। जैसे अगर हम बात करें तो देखो, ये है एल्युमिनियम, ठीक है, एल्युमिनियम का परमाणु क्रमांक होता है 13। एल्युमिनियम का परमाणु क्रमांक कितना है, 13। ठीक है, तो एल्युमिनियम जो है, यहाँ से जब हम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 2, 8 और 3 बनेगा। 2, 8 और 3, यानी इसके अगर हम सेल बनाएं, ठीक है, तो सेल बनाने पर पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है, दूसरे कोष में हमारा 8 इलेक्ट्रॉन होगा, और तीसरे कोष की अगर बात करें तो 3 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, 3 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। अब इस 3 इलेक्ट्रॉन को ये एल्युमिनियम क्या चाह रहा है, ये चाह रहा है कि हम स्टेबल हो जाए। दुनिया का हर चीज चाहता है कि हम स्टेबल हो गए। ठीक है, चाहे दुनिया का कोई भी पदार्थ हो, वो चाहता है क्या, स्टेबल। आप भी पढ़ रहे हो आगे चलकर क्या होने के लिए, जॉब लेकर एक सेटल जिंदगी जीने के लिए, ठीक है, स्टेबल होने के लिए आप भी पढ़ रहे हो। तो दुनिया का हर पदार्थ चाहता है क्या है, कि हम अस्थायी रूप से हो जाए। ठीक है, एल्युमिनियम के बाह्यतम कोश में 3 इलेक्ट्रॉन है। अब ये चाह रहा है कि हम अस्थायी हो जाए, तो अस्थायी होने का एक नियम होता है कि उसके बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन मिले। कितने इलेक्ट्रॉन मिल जाए, 8 इलेक्ट्रॉन मिल जाए। अब इसे 3 इलेक्ट्रॉन तो इसके पास है, अब इसको 5 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। ठीक है, तो इसके जैसा कोई चाहिए बंदा जो इसे 5 इलेक्ट्रॉन दे दे, तो वो कोई होता ही नहीं है जो 5 इलेक्ट्रॉन इसे दे दे। तब ये करेगा क्या, तब ये चाहेगा कि हम अपना इलेक्ट्रॉन त्याग दें, और अपना इलेक्ट्रॉन त्याग कर ये बाहर का जो कोश है इसको हम समाप्त कर लें। क्या कर लें, समाप्त कर लें। तो देखो कि जैसे ही इसने अपनी बाह्यतम कोश का 3 इलेक्ट्रॉन किसी और को दिया, तो ये क्या हो गया, इसके बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन बचे। 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, इस वजह से ये स्टेबल हो जाएगा। तो हर खेल है केमिस्ट्री में स्टेबल होने का, और स्टेबल करके ही क्या होते हैं, हर चीज़ों का निर्माण किया जाता है। तो आप सीधी सी बात ध्यान रखोगे कि धातु क्या करता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, और त्याग करके क्या बना लेता है, तो धनायन चार्ज बना लेता है। बोलो, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, कोई समस्या नहीं होना चाहिए। ठीक है,
तो जब ये त्याग किया है एल्युमिनियम, ठीक है, तो एल्युमिनियम पर अब क्या हो जाएगा, एल्युमिनियम पर 3+ का चार्ज बन जाएगा, ठीक है। क्या चार्ज बन जाएगा, ऐसे चार्ज बन जाएंगे, या इसी चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3+। कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए। तो ये धातु की क्या हो गई पहचान। तो सबसे पहला पहचानने का तरीका क्या हुआ, तो उसके फिजिकल गुण क्या हुए। तो बाह्यतम कोश में क्या होगा, कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे, या तो 1 इलेक्ट्रॉन, या तो 2 इलेक्ट्रॉन, या तो 3 इलेक्ट्रॉन मौजूद होगा। धातु क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा। मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा, मैक्सिमम 3 इलेक्ट्रॉन को त्याग कर सकते हैं। इस पॉइंट को भी हम लिख देते हैं, ठीक है। चलो, धातु अधिकतम अधिकतम 3 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर सकता है। ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन से ये ज्यादा का त्याग नहीं करेगा। पहली पॉइंट तो क्लियर हो गए होंगे। तो ये हमारा पहला पॉइंट था, कोई दिक्कत इसमें नहीं होने चाहिए। चल, तो आगे बढ़ जाए, अब बोलो, आगे बढ़ जाए। चल, अब इसी को जब त्याग किया है तो हम कहते हैं कि धातु क्या होता है, धातु विद्युत धनात्मक होता है। धातु जो है विद्युत धनात्मक होता है। ये सारा का सारा गुण आप याद रखोगे, ठीक है। कि बाह्यतम कोश में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। धातु इलेक्ट्रॉन को त्याग कर देता है, त्याग करके धन आयन चार्ज बना लेता है। धातु अधिकतम 3 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर सकता है, और धातु विद्युत धनात्मक होता है। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए, कोई समस्या नहीं है। चल, अब अगला प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं इसके बारे में, ठीक है। चल, आप इसको कॉपी कर लिए होंगे, उम्मीद करते हैं। चल, अभी हम केवल इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ रहे हैं, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। चल, सेकेंड पॉइंट की अगर हम बात करें, तो इसका सेकेंड प्रॉपर्टीज है कि यह आघात वर्धनीय होता है। आघात वर्धनीय होता है। आघात वर्धनीय का मतलब है कि मैलिएबल होता है। मैलिएबल क्या होता है, मैलिएबल। अब आघात वर्धनीय का मतलब क्या है, देखो, अगर इसका हम कहें तो लिखा हुआ है आघात, ठीक है। आघात का मतलब होता है चोट पहुंचाना। क्या पहुंचाना, आप कहोगे कि चोट पहुंचाना, ठीक है। यानी किसी को आप क्या करते हो, चोट पहुंचा देते हो, तो उसको क्या हो गया, तो वो कहेगा कि हमारा आघात हुआ है, ठीक है, हमारी हमें क्या हुआ है, चोट पहुंचा है। यानी आघात की अगर बात करें तो चोट पहुंचाना, सीधी सी बात, चोट किससे, तो किसी भी चीज से आप पहुंचा सकते हो, ठीक है। या इसी को हम कह सकते हैं कि पीटना, ठीक है, या पीट पीट कर, ठीक है। ये सारी बातें शब्द हम केवल आपको बता रहे ताकि आपको एग्जाम में भूल जाए तो आपको याद आ जाए, ठीक है, कि आघात वर्धनीय क्या होता है। यानी एक ऐसा पदार्थ या एक ऐसा तत्व जिसको हम पीट कर क्या कर सकते हैं, एक चादर का फॉर्म दे सकते हैं। किसका फॉर्म दे सकते हैं, चादर का फॉर्म दे सकते हैं, उसी को हम कहते हैं कि आघात वर्धनीय होता है, ठीक है। यानी धातु का एक ऐसा गुण होता है जिसको हम पीट पीट कर क्या करते हैं, एक चादर, एक सीट के फॉर्म में दे देते हैं, ठीक है। उसी को हम कहते हैं कि आघात वर्धनीय है, ठीक है। तो अब आप इसको लिख सकते हैं, अब आप इसे लिख सकते हैं, ठीक है। धातु का वह गुण जिसे हथौड़े से पीट कर, हथौड़े से
पीट पीट कर चादर या सीट का रूप दिया जा सकता है। उसी को हम क्या बोलते हैं? उसी को हम कहते हैं कि वो अघात वर्धनीय है। ठीक है, क्या है? अघात वर्धनीय है। ठीक है, अब यहाँ से एक प्रश्न पूछ लेता है कि वो कौन सा धातु है, वो कौन सा धातु है जिसका आघात वर्धनीयता बहुत अधिक होता है। ठीक है, तो आप एग्जाम्पल रखोगे, जैसे आप देखे हो लोहा के पीट पीट कर आप क्या कर लेते हो, कुछ औजार बना लेते हो। जैसे आप क्या करते हो, एक लोहा का टुकड़ा ले जाते हो, इसको कहते हो कि इसको क्या बना दो, कुदाल बना दो। तो इसको पीट पीट कर क्या कर बना देता है, कुदाल बना देता है, खुरपी बना देता है, हसुआ बना देता है। आप अपने अनुसार से जो भी उपकरण बनाना चाहते हो वो क्या कर देता है, बना देता है। ठीक है, तो एक ऐसा पदार्थ है जिसका आघात वर्धनीय बहुत अधिक होता है। ठीक है, सिल्वर। क्या है? सिल्वर। सिल्वर जो होता है इसका आघात वर्धनीयता बहुत अधिक होता है, यानी इसको बहुत अधिक पतला बनाया जा सकता है। ठीक है, क्या किया जा सकता है? बहुत अधिक पतला बनाया जा सकता है। ठीक है, और इसी प्रकार से हम कह सकते हैं सिल्वर और सोना दोनों की हम बात कर लेते हैं एक साथ। ठीक है, सिल्वर और सोना का सर्वाधिक सर्वाधिक आघात वर्धनीयता होता है। ठीक है, क्या होता है? दोनों का सर्वाधिक आघात वर्धनीय, लेकिन इसमें भी सबसे अधिक पूछा जाए। ठीक है, सर्वाधिक सर्वाधिक आघात वर्धनीय, सर्वाधिक आघात वर्धनीय धातु अगर पूछा जाए तो वो क्या होता है? तो आप ध्यान रखोगे कि सोना होता है। क्या होता है? सोना, जिसे आप गोल्ड कहते हो। क्या कहते हो? गोल्ड कह देते हो। तो गोल्ड का सर्वाधिक आघात वर्धनीयता होता है। ठीक है, बात क्लियर है? चल, और भी अगर हम बात करें तो देखिए सोना को पीट पीट कर अगर आप 1 ग्राम सोना लेते हैं, कितना सोना लेते हैं? 1 ग्राम। ठीक है, 1 ग्राम अगर सोना आप लेते हो, ठीक है, तो 1 ग्राम सोना से आप 2 किलोमीटर लंबी तार बना सकते हो। 2 किलोमीटर लंबी तार बना सकते हैं। ठीक है, यानी ये इतना ज्यादा आघात वर्धनीय होता है कि आप इसको पीटते जाओगे और पीट पीट कर 1 ग्राम सोना से कितने किलोमीटर लंबा तार बना सकते हैं? 2 किलोमीटर लंबा तार बना सकते हैं। क्या ये बात क्लियर हुआ? कोई दिक्कत है इसमें? नहीं है। तो इस पॉइंट को आगे चल के हम जब तन्यता पढ़ाएंगे तो उसमें हम क्लियर कर देंगे। ठीक है, लेकिन आप जानो कि सोना और सिल्वर जो होता है वो क्या होता है? सर्वाधिक आघात वर्धनीय होता है। इसके कागज के फॉर्म में भी इसको बनाया जा सकता है, पतली एक चादर। आपने क्या किया होगा कि आप मिठाई देखे होंगे। ठीक है, आप मिठाई तो खाए होंगे। मिठाई कहने का मतलब छेना तो आप खाए होंगे। छेना पर आप देखे होंगे कि एक पतली सी परत चढ़ाई होती है। ठीक है, एक पतली सी क्या होती है? परत चढ़ाई होती है, जो चमकते रहता है सिल्वर की तरह। ठीक है, वो सिल्वर का भी हो सकता है और साथ ही साथ एल्युमिनियम का भी हो सकता है। ये दोनों में से किसी भी तत्व का वहां पर चादर बनाकर चढ़ाया होता है। ठीक है, चल तो आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा सेकंड था, फिजिकल प्रॉपर्टी। आगे अगर हम बात करें अगर थर्ड फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो धातु बहुत अधिक तन्य होता है, तन्यता अधिक होती है। क्या होती है? तन्यता अधिक होती है।
यानी कि धातु का एक ऐसा गुण है कि उसको खींच कर लंबा किया जा सकता है। तन्यता का मतलब क्या होता है? खींचना। क्या होता है? खींचना। ठीक है, यानी उसको खींच कर लंबा किया जा सकता है। ठीक है, जैसे आप रबर को खींचते हो तो रबर को आप ज्यादा खींच दोगे तो क्या हो जाता है? टूट जाता है। लेकिन मेटल का एक गुण होता है कि उसको आप बहुत अधिक खींच सकते हो, यानी बहुत अधिक वो क्या होता है? तन्य होता है। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर धातु को, ठीक है, या धातुओं का, ठीक है, किसी भी तरीका से लिख सकते हैं। ठीक है, धातुओं का, धातुओं को अधिक या ऐसे लिखो, धातु अधिक तन्य होता है। तन्य का मतलब होता है डक्टाइल। क्या होता है? डक्टाइल। ठीक है, धातु क्या होता है? अधिक तन्य होता है, यानी खींचकर उसको एक तार का फॉर्म दिया जा सकता है। और सर्वाधिक, सर्वाधिक तन्य धातु की अगर बात पूछे तो वो कौन सा है? सोना है। क्या है? सोना। इस सोना को आप ध्यान रखोगे कि 1 ग्राम, कितने ग्राम? 1 ग्राम। ठीक है, 1 ग्राम अगर आप सोना लेते हो, ठीक है, तो 1 ग्राम सोना से आप 2 किलोमीटर लंबी तार बना सकते हो। लंबी तार बनाया जा सकता है। ये पॉइंट क्लियर है? चल, और भी अगर हम बात करें तो इसके बाद यानी सेकंड नंबर पर, सेकंड नंबर पर अगर बात करें तो तन्य धातु कौन सा है? दूसरा सर्वे सबसे अधिक तन्य धातु, दूसरा सबसे अधिक तन्य, तन्य धातु वो कौन सा है? तो आप कहेंगे कि वो हमारा है सिल्वर। कौन है? सिल्वर। सिल्वर कहने का मतलब क्या है? चांदी है। चांदी हमारा क्या है? सबसे अधिक सेकंड नंबर पर तन्य है। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? अब इसको क्या है, अगर आप 200 ग्राम चांदी लेते हैं, 100 ग्राम आप चांदी लेते हैं, तो 100 ग्राम चांदी से आप 200 मीटर लंबी तार बना सकते हैं। कितने मीटर लंबी? 200 मीटर लंबी तार बनाया जा सकता है। ये सारा का सारा पॉइंट आप याद रखेंगे, ये सारा डायरेक्ट पूछने वाला प्रश्न है। ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें? यानी कि धातु का अगला थर्ड नंबर जो प्रॉपर्टीज था फिजिकल, वो हमारा क्या था? तन्यता का था, कि धातु जो होता है वो अधिक तन्य होता है। और सर्वाधिक तन्य धातु कौन सा है? सोना है, जिसको 1 ग्राम सोना से हम क्या कर सकते हैं? 2 किलोमीटर लंबी तार बना सकते हैं। और दूसरा सबसे अधिक तन्य धातु जो है वो सिल्वर है। 100 ग्राम अगर सिल्वर आप लेते हैं तो उससे आप 100 ग्राम, यानी कहने का मतलब है कि मिलीग्राम, 100 ग्राम नहीं 100 मिलीग्राम आप लिखेंगे। ठीक है, mg। ठीक, 100 मिलीग्राम आप क्या लेते हैं? सोना लेते हैं, तो आप 200 मीटर लंबी तार बना सकते हैं। 200 मीटर लंबी तार बना सकते हैं। ठीक है, चल, तो ये बात क्लियर हुआ? चल, कोई दिक्कत इसमें नहीं। अब यहाँ से कुछ हम नोट करवा रहे हैं। ठीक है, जिस नोट को आप लिखेंगे, नोट क्या है? पहला नोट है कि सभी धातुओं का आघात वर्धनीयता का गुण
समान नहीं होता है, समान नहीं है। ठीक है, पहला पॉइंट क्या है कि सभी धातु जो होता है उसको एक समान आघात वर्धनीय नहीं है, किसी का कम तो किसी का ज्यादा है। जैसे सोना का सर्वाधिक होता है, उसके बाद चांदी का होता है, इसी तरीका से और भी ले ले, लोहा का अलग होता है, एल्युमिनियम का अलग होता है। ठीक है, सेकंड नंबर अगर बात करें तो सभी धातुओं का तन्यता वाला गुण समान नहीं है। वो भी क्या नहीं है, समान नहीं है। ठीक है, यानी सबसे सर्वाधिक क्या है, सोना का है, सेकंड नंबर पर सिल्वर है, इसी प्रकार से एल्युमिनियम हो गया, कॉपर हो गया। तो सबका अलग अलग क्या होता है, तन्यता वाले गुण होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सोना का एक जैसा, सोना और सिल्वर का दोनों एक जैसा नहीं होगा। ठीक है, चल, तो ये पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे। बोलिए, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। तो इसके और सारे भी गुण हैं जो हम लोग धीरे धीरे आधे आधे घंटे के क्लास कर करके हम लोग क्या कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये सारे लेक्चर समझ में आए होंगे, पूरा अच्छे ढंग से आपको पता चल गया होगा कि धातु क्या है और धातु किसे कहते हैं। ठीक है, चलिए, तो इसके और भी विशेष गुण हैं जो हम लोग आगे पढ़ लेंगे कल की क्लास में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। चलिए।